देखिए, दोबारा वोटर के बारे में अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने दोबारा वोटर के बारे में हाईलाइट किया है। नॉट ओनली वंस, मेनी टाइम्स आई विल से। डबल नाम है उसके बारे में भी आप चिल्लाते हो, जो डबल नाम है उसको काटे गए उसके बारे में भी आप चिल्लाते हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जितना काम परफेक्टनेस से होना चाहिए वो होता नहीं। एक ही व्यक्ति के नाम पर दो तीन पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक्टिवनेस से करते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन सिस्टम का जो इतना बड़ा काम किया है मोदी जी ने अपने देश में, इससे आने वाले दिनों में सुधार होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज हम सत्ता में है, कल कोई और हो सकता है, कल कोई और था, आज हम है। लेकिन हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, ये मैं बहुत खुलकर कहता हूँ। एंटी करप्शन में पकड़े हुए लोग भी सारे छूट जाते हैं, सारे छूट जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्लीन इमेज, लोगों के लिए समर्पित जीवन जियो। कितने लोग जीते हो वो मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जिया है, मैं जिया है। और मैं आपके टीवी के सामने, आप जब इतने सारे पूछते हो तो मैं आपके टीवी के सामने कह रहा हूँ कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने काम करने के लिए या तो काम करने के बाद में किसी से भी 1 भी रुपया लिया होगा तो मैं आपके टीवी के सामने चैलेंज करता हूँ, आकर बता दूं। मैं तो 100% जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र हमको देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का देश कौन सा है? एक ही देश है हिंदुस्तान। उसको हिंदू राष्ट्र बनने में प्रॉब्लम ही क्या है? गोपाल शेट्टी इतने वरिष्ठ नेता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नस नस को जानते हैं, उसके बावजूद भी एक वरिष्ठ नेता को लाके उनकी जगह पे क्यों कन्विंस करा है? मैं मानता हूँ कि देखिए, चेंज ये प्रकृति का नियम है। ये चेंज मांगा किसने? जनता ने। अब मैं मानता हूँ कि जो बीती हुई बातों को फिर एक बार छेड़कर नए टॉपिक के ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। He is BJP's veteran leader, a very senior leader who has worked tirelessly for his constituency. He is seen generation of BJP being into the party. He is none other than Mr. Gopal Shetty. Welcome, sir. Yeah, thank you. My first question to you is, now BMC elections are approaching. Yeah. After BJP coming to the power, this is the first time BMC elections are happening. Right. They are delayed like quite often. So how do you look at the future of these elections? See, we are going to win this election, and definitely you will. The people of Mumbai will witness the mayor of Bharatiya Janata Party. Because as you told, not only myself, the entire BJP cadre is working tirelessly, and we are lucky that we have a chief minister like Devendra Fadnavis ji, who is 24/7 working in all this sector, connected to all the caste and creeds people. And the people of Maharashtra have faith in him, because he is the only chief minister who has got more than 100 seats in continuously 3 elections. 100 plus seats. So the entire Maharashtra people loves him, and definitely the Mumbai people loves him more than anything. ऐसा क्या मजबूरी था कि इलेक्शन इतना प्रोलॉन्ग हो गया? नहीं, इलेक्शन जो प्रोलॉन्ग हुआ उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का दोष है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, क्योंकि लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने प्रोलॉन्ग किया, और जैसे ही कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन होना चाहिए तो इलेक्शन हो रहे हैं। यस, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देकर सब प्रिपरेशन लगभग अभी वार फुटिंग पर है, और मैं मानता हूँ कि समय पर इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन में देरी हुई, उसका खामियाजा मुंबई शहर को भोगना पड़ा है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का दोष नहीं, ऐसा फिर मैं ऐड करके कहूंगा। कोर्ट ने जो भी आदेश निर्देश दिया उसके हिसाब से कामकाज चल रहा है। कहीं बीजेपी में असुरक्षितता है इस चीज को लेके कि अभी भी बीएमसी में उद्धव ठाकरे शिवसेना का थोड़ा बहुत वर्चस्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उसके बाद में तो गए 3 साल में तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, और विधानसभा के इलेक्शन में जितना बहुमति से भारतीय जनता पार्टी जीती है, और जहां पर भी हम मैक्सिमम सीट तो हम जीते ही, लेकिन जो सीट हम जीते हैं उसका मार्जिन ऑफ लीड आप मार्जिन देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि लोगों का विश्वास कितना है। और ये विश्वास ऐसे नहीं हुआ है, काम करके हुआ है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तनतोड़ मेहनत करते हैं और सभी समस्याओं को अटेंड करते हैं हम लोग, और इसलिए किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हम लोगों के मन में नहीं है। हम बहुत ही अच्छे ढंग से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को जीतेंगे। अभी जो वोटिंग लिस्ट में धांधली हो रही है, दोबारा वोटर्स हैं और
बहुत सारी जगह पे मैनिपुलेटेड वोटर्स हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोबारा वोटर के बारे में अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने दोबारा वोटर के बारे में हाईलाइट किया है, नॉट ओनली वंस, मेनी टाइम्स आई विल से। राम नाईक जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम करते थे, तो फिर उसके पहले विधायक के नाते भी वो काम करते थे, तो हर इलेक्शन में, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में दोबारा मतदार के बारे में विद डिटेल्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर दी नहीं, तो हर बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। कांग्रेस ने तो कभी भी इस प्रकार का आवाज कोई भी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उठाया नहीं। सेकेंडली, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब पता चला कि भाई वोटिंग लिस्ट प्रॉपर नहीं है, तो केंद्र के मोदी जी के सरकार ने एसआईआर के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से सभी देश के वोटिंग को ठीक ठाक करने का, और बिहार का इलेक्शन सबसे पहले आया तो बिहार को सबसे पहले प्रायोरिटी देकर उसको करने का काम किया। अब डबल नाम है उसके बारे में भी आप चिल्लाते हो, जो डबल नाम है उसको काटे गए उसके बारे में अब भी आप चिल्लाते हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा। विदेश की एक मॉडल अगर उस 25 जगह वोट कर रही है तो उसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो विदेश के मॉडल के बारे में मैंने भी कल टीवी में देखा। अब बहुत इसके बारे में कमेंट करना बहुत जल्दी होगा। वो हमारे पार्टी के नेता है, वो छानबीन करेंगे, और मैं खाली हवा में बात करूं उसका कोई मतलब नहीं, और मैं ऐसा कभी उठपटांग बातें बिल्कुल करता नहीं हूं। हमारे पार्टी के लोग उसके बारे में भी छानबीन करके जो भी समय पर उसका उत्तर देना होगा, खुलासा करना हो, करेंगे। राम नाईक जी के टाइम से आप आवाज उठा रहे हो, जी हाँ, उसके बाद आप सत्ता में भी काफी लंबे समय तक रहे, जी हाँ, तो आप सब लोग मिलके जब आप सहमत है ऐसा होता है, तो फिर इसका निर्मूलन नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको दोबारा वोटर के बारे में भी ये कहूंगा कि जैसे मुंबई जैसे शहर है, मुंबई जैसे शहर में हर 3-6 महीने में काफी लोग अपना घर बदलते हैं। अब समझो वोटिंग के समय पर पहले बदली किया तो फिर उसका एनरोलमेंट होता है। कभी कभी मैं इस बात से सहमत हूं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जितना काम परफेक्टनेस से होना चाहिए वो होता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, और लोग भी कभी कभी अप्लाई कर देते हैं हमारे नाम काटो या तो एडिशन करो। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी करते हैं, एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एक्टिवनेस से करते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन अभी ऑनलाइन सिस्टम का जो इतना बड़ा काम किया है मोदी जी ने अपने देश में, इससे आने वाले दिनों में सुधार होगा, ऐसा मुझे लगता है। 100% होगा तो कोई भी कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि अब जो आदमी ने यहाँ पर नाम काटने के लिए एप्लीकेशन कर दिया, यहाँ का नाम कटाने, और दूसरे जगह पर गया तो वहां का ऑफिसर अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसने एडिशन कर दिया, तो वहां पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। इस प्रकार का होता है। बट यहाँ भी तो एक नियम है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही आदमी, देखा अगर मैं वोटर कार्ड 2 जगह से बनाऊं तो एक जगह का मुझे सरेंडर करना पड़ता है। नहीं, लोग तो सरेंडर करते हैं ना, फॉर्म भर के दे देते हैं कि हमारा नाम यहाँ का डिलीट करो, यहाँ पर ऐड करो। अब ये ऑफिसरों का काम है। अब टोटली हम इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, लेकिन उनके नेतृत्व में भी तो हजारों लाखों लोग काम करते हैं ना। तो आखिरी बंदा जो है वो अगर सही काम नहीं करेगा, उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने बहुत देश के लिए कानून बना दिया, लेकिन यहाँ लोकल लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला मैं हूँ, अगर मैं उस कानून को नीचे तक नहीं ले जाऊंगा तो उसमें सरकार क्या करेगी, पार्टी क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? तो आप ये मानते हैं कि नीचे स्तर के नेता जो है वो बहुत लथार जो काम नहीं कर रहे हैं? नेता नहीं, जो ऑफिसर है, मैं फिर भी 100% मैं दोष नहीं दूंगा। इसके बारे में सब लोगों ने मिलकर बैठकर एक मैकेनिज्म के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड तो एक ही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आधार कार्ड जिनके पास है और उसका अता पता है तो उसको वोटिंग करने को मिलना चाहिए। अगर आपके पास वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं भी है, बिकॉज ही तक नागरिक है वो हमारे देश का, साली वोटिंग लिस्ट में कोई कारण से किसी ने नहीं डाला। अब समझो बोरेली में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ऐसा माना जाता है, नगर सेवक भी हमारे जीतते हैं, विधायक भी हमारे जीतते हैं, सांसद भी हमारे जीतते हैं। तो अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कहेंगे कि ऑफिसर को पकड़ करके भाई यहाँ का अगर कोई एडिशन नाम आता तो आप मत डालिए, क्योंकि तो सब बीजेपी को वोट जाने वाला है। और नीचे का आदमी अगर समझो मैनेज हो गया तो उसमें कोई क्या कर सकता है? तो बाद में कर सकते हैं, ध्यान में लाकर देने के बाद में भी ऐसा ऐसा हुआ है तो बाद में चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन एक बार तो हो जाता है ना। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम कैसे करोगे आप? लाइक अगर ये समूल नष्ट करना है ये प्रैक्टिस को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कुछ डेवलपमेंट नहीं आनी चाहिए? नहीं, वो तो होता नहीं। देखिए, डेवलपमेंट के बारे में तो ऐसा है कि
पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर ध्यान कम भी देते हैं तो आज हमारी जो व्यवस्था बनी है, एक बार फंड आ गया बोरेली में, समझो ये रोड के लिए, गार्डन के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, मेरे ऑफिसर लोग, मैं एक बात आपको बहुत खुलकर कहूंगा, बाकी सारे काम में अगर बहुत कम ध्यान देते होंगे तो ये काम में वो ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार टेंडर निकलता है तो फिर उनमें उसमें Funding. उनका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता होता है, इसलिए फंड लैप्सेस हो गया ऐसा बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। हम्म, इसलिए डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आता है वो यूज होता है, और डेवलपमेंट का प्रिपरेशन भी पहले ऑफिसर मैं लोग करते हैं। इलेक्ट्रल सिस्टम के बारे में बोल रही हूँ। ये जो नीचे धांधलियां होती है, डिलीट नहीं नेम होते हैं या रह जाते हैं, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम क्यों नहीं काम करते? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा पब्लिक के ऊपर या तो फिर सोसाइटी के जो चेयरमैन होते हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई जवाबदारी हमको देने पड़ेगी आने वाले। देखिए, वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, हम सब लोग मिलकर अपने देश को कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। तो एक ये हो सकता है कि सोसाइटी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो बता देंगे, भाई हमारे इलेक्शन के पहले 1 महीना पहला ये बिल्डिंग में ये चला गया है, ये नया आ गया है, तो थोड़ा ये सिस्टम को मदद हो जाएगा। स्लम है तो स्लम में भी, हर स्लम में एक मंडल होता है, संस्था होते हैं, 2-3 संस्था होते हैं, तो वो लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो भी इसमें काफी हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में, इतना कंजेस्टेड एरिया में भी थोड़ी बहुत तो परेशानी हो सकती है, या तो फिर एक कायदा हमको ये कानून कड़क करना पड़ेगा, अगर कोई भी व्यक्ति 2 बार वोटिंग करता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो भी तो छेड़छाड़ करना है ना, वैसे वो लॉ है, क्योंकि पूरे सिस्टम को आप फेल कर रहे हो। गवर्नमेंट इतना सारा सिस्टम बनाती है और एक व्यक्ति उसको फेल करता है। अब एक मैं आपको ये बता दूं कि ये मुस्लिम बहनें बुर्का पहन कर जाती है तो उसका बुर्का निकालना नहीं है, ये भी समाज की तरफ से आवाज आता है, फिर उसको कांग्रेस जैसे पार्टी के लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो ठीक है, मैं ये भी कहूंगा कि चलो कोई पुरुष के सामने मत निकालो, तो वो पोलिंग बूथ पे या तो लेडीज और जेंट्स को हमको अलग करना पड़ेगा, लेकिन ये सारा टोटल फिर खर्चा बहुत बढ़ जाता है। फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना वहाँ पे, फिंगरप्रिंट लेकर उसको चेक करना, फिंगरप्रिंट भी अभी 100% कहाँ सबका हो गया है। देखिए, ये सब जो सुधारा हो रहा है, ये आने वाले कुछ साल के बाद में आपको देखेंगे, फिंगरप्रिंट होगा, आधार से मैच हो जाएगा, ये वो 2-3 मैच हो जाएगा, लेकिन इतने कम समय में 1000-1200 वोटर एक पार्ट में होते हैं, तो फिर पीछे पब्लिक जो लाइन में खड़ी होती है वो बम भी करते हैं। हम लोग ने तो बचपन से देखा है, हमने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है मैंने, तो जब लाइन बढ़ जाता तो हम लोग भी पीछे से बम करते हैं, जल्दी करो करके। अब मैं जनप्रतिनिधि बनकर जब घूम रहा था तब लोग शिकायत करते, साहब हम तो चले जाएंगे, जल्दी करने बोलो, तो हमको ऑफिसर को बोलना पड़ता है जल्दी करो करके। तो कभी कभी ऑफिसर लोग प्रेशर में भी काम करते हैं, लेकिन कुल मिलकर मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत जैसे इतने बड़े लोकशाही वाले देश में इलेक्टोरल रोल परफेक्ट होना चाहिए। उसको परफेक्ट करने के लिए मेरी सरकार कोशिश कर रही है, और विरोधी पार्टी के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इसको एक बहुत बड़ा इशू, अनवांटेड इशू न करते हुए आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर ये ठीक ठाक कैसे हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, कल कोई और हो सकता है, कल कोई और था, आज हम हैं, लेकिन हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। अभी की स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कोई और सत्ता में आ सकता है? कहाँ पर? कहीं पे भी? अभी ने हमको तो जब 2 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनकर आई थी तब भी हमको लगता था कि हम ही आना चाहिए, क्योंकि जो देखिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये इच्छा होती है कि मेरी पार्टी सरकार में आवे। बिल्कुल। तो हम तो जब तक ये पार्टी में काम करते हैं, जब तक ये जीवन है, तब तक हमारी आशा ये रही कि हमारी पार्टी आए, नगर सेवक भी मेरा चुनकर आए, विधायक भी मेरा हो, सांसद भी हो, महाराष्ट्र में सरकार भी मेरी हो, देश में सरकार भी मेरी हो। जब मैंने बचपन में ये सपना देखा था और आज 40 साल पार्टी में काम करने के बाद में, 40-45 साल, आज ये सपना पूरा हुआ है, कम से कम मेरे वार्ड के लिए। 40 साल पहले गोपाल शेट्टी जी जब बीजेपी में आए थे और 40 साल के बाद पार्टी में क्या बहुत बदला है? पार्टी देखिए, पार्टी बहुत बड़ी हुई है। पार्टी जब मैं आया था तब नेता कार्यकर्ता को मिलने आते थे, उनके पास उन दिनों में काम नहीं था, जो सरकार किसी कांग्रेस की थी, तो नेता फ्री थे। अब वही नेता अब सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो बहुत सारा उनको काम होता है, तो फिर मिलते नहीं है। नहीं, बट वैसे तो बदलाव है ना, और ये बदलाव तो नहीं, वैसे भी लोगों के एलिगेशंस है कि बीजेपी के नेता साधारण आदमी के लिए कभी मींस अवेलेबल रहते ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है। मैं तो मानता हूँ कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा साधारण लोगों को मिलते हैं। साधारण लोगों को मिलकर तो ये पार्टी इतनी बड़ी हुई है ना। हमने साधारण से साधारण लोगों को जोड़ने का काम किया।
आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाली पार्टी है, तो हम साधारण से साधारण लोगों तक जाकर उसको जोड़ने का काम किया। सिर्फ आप वोटिंग लिस्ट में जोड़ने से कोई व्यक्ति जुड़ता नहीं आपके साथ में, आप उनकी सारी आशा और अपेक्षाओं को पूरा करो तब आपके साथ में जुड़ता है। 92 से जब मैं पहली बार सुनकर आया था 92 में, वो दिन से लेकर अभी तक ये वार्ड का नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का है। ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए राम नाईक से लेकर कंटिन्यू सीरीज भारतीय जनता पार्टी का है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 2 बार हम हारे हैं राम नाईक जी, एक बार संजय निरुपम जी के सामने हारे और एक बार गोविंदा जी के सामने हारे। बाकी तो कंटिन्यूसली उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का ही नुमाइंदा जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो हम काम करते हैं, गुड्स डिलीवरी करते हैं, तब तो लोग हमको वोट देते हैं ना। अभी जो पार्टी में लॉबिज्म हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो मानव स्वभाव है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है करके। लॉबिज्म तो है और जब पार्टी बढ़ती है तो फिर लॉबिज्म भी बढ़ता है। नहीं, लेकिन जो इट इज अंडरस्टूड ना। नो, इट इज नॉट अंडरस्टूड बिकॉज़ मान लेके आपके घर में 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो बहुत प्रेम से हम लोग रहते हैं, लेकिन उसी घर में 4 भाई बहन हो जाएंगे तो भी 2 का एक ग्रुप होता है, 2 का एक 4 भाई बहन पड़ोस के हो जाए और एक घर का हो गए तो वो तो ये ह्यूमन नेचर है। इसमें पार्टी का तो देखिए, पार्टी का एक विचारधारा होता है, बाकी उसमें जो लोग काम करने वाले हैं वो 100% सभी उस विचारधारा को अंगीकार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इतना बड़ा मास है तो ये सब होता रहता है। गोपाल शेट्टी इतने वरिष्ठ नेता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नस नस को जानते हैं, उसके बावजूद भी एक वरिष्ठ नेता को लाके उनकी जगह पे क्यों कंटेस्ट कराया? नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए, चेंज ये प्रकृति का नियम है। ये चेंज मांगा किसने? जनता ने। अब मैं मानता हूँ कि जो बीती हुई बातों को फिर एक बार छेड़कर नए टॉपिक के ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी को लगा और पार्टी ने निर्णय लिया, उसमें मेरा भी खुद का भी कॉपरेशन था ना, मैंने भी सहयोग दिया। और पीयूष गोयल जी जैसे एक अनुभवी सक्षम, आज पीयूष गोयल जी पूरे दुनिया में जाकर भारत देश के लिए काम करते थे, हमारे लिए गर्व की बात है ना। स्वाभाविक है, जब उनको इतना काम दिया गया तो मतदार संघ से जितना मैं कनेक्टेड था उतना वो हो नहीं सकते, कोई भी। स्वाभाविक है, अगर मैं भी मंत्री बन जाता था, क्योंकि मैंने देखा है मंत्री को। अगर वो देश दुनिया में इतने फेमस है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप फेमस हो ना। नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं इतने दिनों से लोगों के साथ में रहा हूँ, तो मैं फेमस रहूंगा ना। मैं फिर अचानक एक नया चेहरा मुझे आप गढ़चिरौली लेके आकर खड़ा कर दो। नहीं, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा यही है कि जिस क्षेत्र में आप इतने पहचाने जाते हैं, एक साधारण महिला भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके ऑफिस में ऐसे चली आती है जैसे अपने मायके में आ रही है, तो फिर इस ऐसे नेता को रिप्लेस क्यों किया गया? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि रिप्लेस ये प्रकृति का नियम है, होता रहता है, पूरे देश भर में हुआ है। मेरे साथ में हुआ है तो अन्याय हुआ है, बाकी सब जगह पे हुआ तो ठीक हुआ है, ऐसा उस नहीं। चलो मैं इसी को अलग से पूछती हूँ। जो अवेलेबिलिटी वो दे सकते हैं और जो अवेलेबिलिटी आप दे सकते थे, अब जनता कहाँ जाएगी अगर वो तो अवेलेबल रहेंगे नहीं क्योंकि वो मंत्री है। नहीं, जहां तक उत्तर मुंबई की बात है तो उत्तर मुंबई में आज हमारे पास 24 पार्षद है, हमारे पास 6 विधायक है, माजी सांसद के रूप में मैं भी काम करता हूँ। आज मैं काम करता हूँ क्योंकि देखिए, पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया ना। गोपाल शेट्टी क्या है? कुछ नहीं है। पार्टी ने अगर मुझे 92 से लेकर इतने लंबे समय तक काम करने का मौका नहीं दिया था, तो जो बात आप कर रहे हो कि हर व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो, जब इतने लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है ना, मैं कनेक्टेड रहूंगा। लेकिन मेरे बारे में एक अच्छी बात यह है कि मेरे विरोध में कोई बोलते नहीं है। तो बहुत सारे नेता बहुत लंबे से काम करते हैं तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मैं भाग्यवान मानता हूँ अपने आप को कि मेरे बारे में कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी कहेंगे नहीं कि नहीं, गोपाल भाई मिलते नहीं, सुनते नहीं, काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते हैं, तो गड़बड़ करते हैं, ऐसा कोई शिकायत। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वही प्लस पॉइंट मुझे आज भी किसी प्रकार का पद ना होते हुए भी काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। बीजेपी को संगठित रखने के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, बीजेपी को तो देखिए, संगठित पार्टी के जो हमारे, देखिए, एक तो हमारे पार्टी में विचारधारा के साथ में मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। विचारधारा एक ऐसी चीज है कि देश के प्रति प्रेम करना सिखाती है। तो वो 50% मान लो कि वोटर हमारा विचारधारा के साथ में हुआ है, जुड़ा हुआ है। विचारधारा या डर? डर तो बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में डर नाम की चीज नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले बहुत है ना। नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता तो मैंने जो कुछ भी किया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, तो डर मुझे भी तो होना चाहिए ना।
मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। नहीं, आप मैं तो सही को पार्टी सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। पार्टी में जो बहुत से नेता है, जो कद्दावर नेता है, अच्छे काम करने वाले, इन दिनों में बहुत इग्नोर हो गए हैं क्योंकि बाहर से बहुत लोग आए हैं। तो ये इसे आप कैसे देखते हो? नहीं, इसके बारे में गडकरी जी ने जो बात कही है उसको मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोगों ने भी सुना है। पार्टी जरूर उसका संज्ञान लेगी और मैं इस बात से भी सहमत हूँ। देखिए, ये जो चेंजेस हुआ है तब तो ये पूरे देश में इतना हुआ है ना। अटल जी और अडवाणी जी, इनका एक तरीका था काम करने का, उस तरीके से उन्होंने बहुत लंबे समय तक चलाया, पार्टी को इंटैक्ट रखा, पार्टी में सब लोगों को जोड़ा रखा। लेकिन आपको सत्ता में जाने के लिए, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना, सत्ता में जाने के लिए क्या आपको, वी आर नॉट रनिंग ए गैंग, वी आर रनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होता है कि देश को आगे बढ़ाओ। एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर बहुत क्रिमिनल्स हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा कम से कम आप फिगर दोगे तो मैं उसके बारे में भी बात कर पाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल बहुत है, ये तो नहीं, अलायंस की बात सपने में मैंने कोई सोच नहीं, मैं अलायंस की बात अलायंस से आए हुए लोगों में कुछ अभी मोस्ट करप्ट लोग जिनको कहा गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना, जो संविधान बनाया, उसमें यह भी लिखा है कि जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होता है तब तक वो दोषी नहीं माना जाता है। नहीं, बट मोदी जी ने उनको करप्ट डिक्लेयर कर दिया था बड़ी सभा में। सभी सवाल आप न पूछे तो अच्छा होगा, मुझसे जवाब मिलने की मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि बीएमसी सारे प्रकल्प मत करिए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर मेरे नजर के सामने भी ऐसा लगता है तो मेरे से कुछ गलतियां होती है तो उसको मैंने ही सुधारना चाहिए। मैंने ऐसा कोई भी बैड पैच पार्टी के लिए देना नहीं चाहिए। इस मत का मैं 100% हूँ, मैं 100%। अभी क्योंकि लोग देखिए हमारे पर विश्वास करते हैं, हमारे विचारधारा के ऊपर विश्वास करते हैं। अटल अडवाणी जी और बाकी सारे नेताओं ने अपने खून पसीना देकर इस पार्टी को खड़ा किया है, तो उस पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत आंच ना आए, ये देखने का हम जैसे सभी कार्यकर्ता। बीजेपी की आइडियोलॉजी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करने बोलूंगी तो आप कैसे करोगे? देश के लिए समर्पित। ओके, हम देश के लिए समर्पित है और हमने समय समय पर ये करके दिखाया। जब जब कभी भी देश के लिए, देश को हमारी शरीर की आवश्यकता पड़ी है तो वो देने का हमने काम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल जी से लेकर हमारे कितने सारे नेता, उनको गोली मार दिया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि बीजेपी में सबसे बेस्ट वर्किंग पॉलिटिशियन अभी कौन है? बहुत सारे हैं। अगर मैं एक 4 वर्किंग की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी से ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति, ये तो कोई भी मानेगा ना, दे आर नंबर 1 and 2। टॉप सवाई कहते हैं, उन्होंने जवाबदारी स्वीकारी भी है तो उनको करना भी पड़ता है। लेकिन वी हैव द क्रीम ऑफ लीडरशिप। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा समझने वाला नेता और कौन हो सकता है? कोई नहीं। बीजेपी हैज लीडरशिप क्राइसिस जैसे नेता जो सभी पार्टी के लोगों को एक्सेप्टेड है, इससे अच्छा नेता और कौन से पार्टी में हो सकता है? और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अन्य पार्टियों में भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं। मैं तो अभी ने पहले दिन से ही कह रहा हूँ, बिकॉज़ वी आर इंडियंस। बिल्कुल, हम हमारे देश के लोगों को, अच्छे लोगों को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन एक्सेप्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो विचारधारा अपनी जगह पर है, लेकिन सभी नेता ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के लोग सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, ये है। इसलिए मैं हमेशा एक बार कहता हूँ, एक बार चुनाव जीत जाने के बाद में हम सब लोगों ने बैठकर आगे का एक रोड मैप बनाना चाहिए जिससे लोग सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए। आपके राजनीतिक करियर की 5 उपलब्धियां? मेरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं स्वयं गया हूँ, इसलिए राम मंदिर देश में निर्माण होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर में तिरंगा लहराना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपके यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ की तो यहाँ भी वो देखिए, जो वहां से कनेक्टेड है वो यहाँ के लिए भी कनेक्टेड है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का नारा था। उसको मैं 92 में नगर से होने के बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक बनाया, वहां पर अभी भी लिखा हुआ है। अब ये पूरा होता हुआ मेरे जीवन काल में मैंने देखा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? जनता के लिए ऐसी कौन सी 5 उपलब्धि? जनता के लिए भी उपलब्धि है। मैं कहूंगा कि आज मैं अगर मेरे वार्ड में कहूंगा तो मेरे वार्ड में जो भाजीपाला बेचने वाला जो व्यक्ति है फुटपाथ पर बैठकर, वो आज इंग्लिश स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। राधा यादव नाम की जो बच्ची आज वुमेन्स क्रिकेट में जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया, अभी मैं आपको आने के पहले उनके घर पर मैं अभी जाके आया। उनके माँ बाप और मेरे माँ बाप, हम लोग साथ में कुएं से पानी निकालकर जीवन गुजारा करते थे। आज
टैप घुमा दो तो पानी आ जाता है घर में। ये इतनी बड़ी ये उपलब्धि हो उपलब्धि गई। है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में, मेरा प्रवेश ही ये काम के लिए हुआ था। ये झोपड़पट्टी में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, रास्ते नहीं है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आज मेरे वार्ड में सभी प्रकार की सुविधा है और मेरे वार्ड में से इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। रोहित शर्मा यहाँ से खेलकर आगे बढ़ा। इतने सारी उपलब्धियां हैं। और ये स्पोर्ट्स को आप कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स को तो देखिए, पैसे जिमखाना बनाकर मैंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया। वीर सावरकर बनाकर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया। पूनम राउत जब महिला कैप्टन बनी तो उसके नाम से हमने यहाँ पर एकेडमी स्टार्ट किया ताकि बच्चियां भी आगे आए। और राधा यादव जैसी बच्ची आज इतना बड़ा स्टार बनी है, क्रिकेटर बनी है, तो मुझे उस बात का गर्व होता है ना कि मैंने कुछ प्रारंभ किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट 5,000 रुपए मेंबरशिप। लोग हंसते थे कि 5,000 रुपए में कोई मेंबर बनेगा, लेकिन हमने आज पैसे जिमखाना बनाकर बताया। हमने पैसे भी वापस दे दिए लोगों का और मेंबरशिप भी हमने कायम रखा। तो ये देश में नहीं तो पूरे दुनिया में ये फर्स्ट क्लब होगा पैसे जिमखाना, जिन्होंने बहुत कम पैसे में क्लब का निर्माण किया और क्लब भी बनाया और लोगों के पैसे भी वापस दे दिए। अच्छा, तो ये सारी उपलब्धियां, और ये सारी उपलब्धियां कहाँ से आई? तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से। क्लीन इमेज, लोगों के लिए समर्पित जीवन जियो। कितने लोग जीते हो वो मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जिया है, मैं जिया है। और मैं आपके टीवी के सामने, आप जब इतने सारे पूछते हो तो मैं आपके टीवी के सामने कह रहा हूँ कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने काम करने के लिए या तो काम करने के बाद में किसी से भी एक भी रुपया लिया होगा तो मैं आपके टीवी के सामने चैलेंज करता हूँ, आकर बता दे। 10 बार बताया भी है कि मेरे पूरे राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे मतदार संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वोट ही नहीं दिया उन्होंने, जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो पैसा भी उन्होंने दिया चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कोई घर से पैसा डालकर कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ये सारा लोगों का ही देन है। तो मैं आई एम ए सक्सेस मैन। और मैं देखिए, पहली बार 454 वोट से जीतना, उसके बाद में 8,500 वोट से जीतना, उसके बाद में 13,500 से वोट से जीतना, उसके बाद में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव 52,000 मुंबई में सबसे ज्यादा वोटों से जीतना, एक विधानसभा का 3 विधानसभा तो बोरेली विधानसभा, फिर वापस 39,000 के वोट से जीतना। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो 4.5 लाख के मार्जिन से जीतना। उसके बाद का चुनाव 474, मतलब पहले दिन से लेकर बढ़ता गया ग्राफ। एक भी बार जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जीवन में या तो व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी थोड़ा सेटबैक आ जाता है, लेकिन मेरे पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी सेटबैक आया नहीं। मैं बढ़ता ही गया, बढ़ता ही यही सेटबैक मैं पूछ रही हूँ कि इतना प्यारा ग्राफ है ना, एंटी इनकम्बेंसी, ना लोग नाराज है, ना डेवलपमेंट में पिछड़ापन है, ना कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी एक एबल लीडर जब बैकसीट लेता है तो ये जनता के लिए तो सेटबैक होगा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और पार्टी का कैडर को ये दिखाने का भी काम किया है कि इतने उभरते हुए नेता को भी घर पे बिठाने की ताकत अगर कोई पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये पार्टी ने दिखाया और मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैंने ये दिखा दिया कि आप मुझे घर पे बिठा देते हो तो भी मेरा जो व्रत है लोगों के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना, वो मैं करता रहूंगा, मैं कर रहा हूँ। SRA को आप कैसे देख रहे हैं? SRA में भी हमने बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारे बदलाव आए हैं। कल्याण करा करके एक मैंने बोर्ड भी लगाया था वहां पर। मेरा उसके पीछे का मकसद ये था कि लोगों के जीवन का कल्याण करो आप। और कल्याण करने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। और जितना 35 साल में घर नहीं बना उतना आने वाले 5 साल में हो जाएगा। इस प्रकार से रफ्तार से काम चल रहा है। जब मैं इतना कह रहा हूँ तो एक बात और भी कह रहा हूँ, लेकिन करप्शन ने अपना जगह SRA में भी बनाया है। मैं चाहूंगा कि वो कम हो आने वाले दिनों में। उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं उसके लिए लड़ते रहता हूँ। बिल्डरों को कहता हूँ पैसे मत दो। बिल्डरों को कहता हूँ कि आप सारे झोपड़पट्टी का जो भी आप स्कीम करते हो उसको एक बार दस्तक दे दो। भाई हमने सारा प्लान सबमिट कर दिया है, हमने सारा डेवलपमेंट चार्ज भर दिया है, उसके बावजूद भी परमिशन हमको नहीं मिल रहा है, तो अभी आप लोग जाकर लेकर आओ। ये हमको कहीं ना कहीं सभी जगह पे, नॉट ओनली SRA, बिल्डिंग प्रपोजल भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 बार छप के आया, रेट कौन से टेबल पे कितना रेट क्या क्या हो रहा है करके। उसके बावजूद भी महानगर पालिका के आयुक्त ने एक भी ऑफिसर को अभी तक शिफ्ट भी नहीं किया और उसको घर पे बिठाने का भी काम नहीं किया है। हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, ये मैं बहुत खुलकर कहता हूँ। एंटी करप्शन में पकड़े हुए लोग भी सारे छूट जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सभी लोगों ने अपने अपने दायित्व को निभाना चाहिए। एक तो भारत देश का कल्चर ही यह है कि हम देने वाले लोग हैं, हम लेने वाले लोग नहीं है। हमारा कल्चर ही नहीं है। लेकिन आज उल्टा चल रहा है, आज सब यही कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं कर रहा है।
तो देने वाले ने भी सोचना चाहिए। ये जो देने वाले जो डेवलपर लोग भी है, लाखों रुपया दे देते हैं, लेकिन उसके सामने कोई गरीब बच्चे का शादी के लिए अगर कोई जाकर मदद मांगता है तो उसको मदद नहीं करते हैं। नहीं देते। इसलिए मैं बिल्डरों को कहता हूँ, आप नक्की कर लो कि आप ऑफिसर को कितना पैसा देने वाले थे, वो बच गया, वो पैसा कोई गरीब को दे दो, आपको सुकून आएगा अंदर से, मैंने कोई अच्छे काम के लिए पैसा लगाया। बिल्कुल। ये हमको करना पड़ेगा। मैं 4 रैपिड फायर राउंड पूछूंगी आपको। बीजेपी में सबसे अच्छे पीएम अभी तक के कौन? अच्छे पीएम, देखो भारतीय जनता पार्टी का जो भी सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, एमएलए बनेगा, कॉर्पोरेटर बनेगा, जो भी पद पर आएगा तो वो सबसे अच्छा ये बनने का प्रयास उसने करना चाहिए। तो ये सवाल इस प्रकार का आपको पूछने का कभी नौबत ही नहीं आएगा, इस प्रकार का नौबत ही नहीं आएगा। लेकिन आप मोदी जी के बारे में अगर पूछते हो तो मैं इस बात को मैंने कहने की आवश्यकता नहीं, आपके मन में भी है वो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2014 के पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया करके, बहुत कुछ किया, क्योंकि हम विभाजन से आगे खड़े हो गए और उसके बाद में 4 युद्ध हमारे देश ने लड़ा है और ये सारे क्राइसिस में से देश को आगे लाने का काम किया उन दिनों के लोगों ने। लेकिन मोदी जी ने जितना, जैसा आप रैपिड क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो, रैपिड फोर्स से उन्होंने 10 साल में देश को जो आगे बढ़ाया, हर आदमी को एक गर्व महसूस होता है। तो इसको तो हमको मानना ही पड़ेगा ना, इसको तो आप अनदेखा नहीं कर सकती हो। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, क्या आप भारत देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? मैं तो 100% जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र हमको देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का देश कौन सा है? अमेरिका किसका देश है? पाकिस्तान किसका देश है? बांग्लादेश किसका देश है? सऊदी अरेबिया किसका देश है? तो हिंदुओं का एक देश का नाम आप बता दो, आप 2 बता दो तो मैं बोलूंगा चलो इसको नहीं, हम इसको मानेंगे। एक ही देश है हिंदुस्तान, उसको हिंदू राष्ट्र बनने में प्रॉब्लम ही क्या है? और जब सुप्रीम कोर्ट, मैं तो बहुत खुलकर कहूंगा कि हिंदू धर्म, हम जो धर्म करते हैं वो हम हिंदू मानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ को तो सारे दुनिया के लोगों ने स्वीकारना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या बात है? और इसमें भारत देश में रहने वाले मुसलमान लोगों ने भी कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको चॉइस था 1947 के बाद में आपको पाकिस्तान में जाने के, आज भी है आपको। लेकिन हिंदुओं को कहाँ जाने का चॉइस है? कहीं पर भी नहीं। भारत में आपकी जानकारी के लिए ब्रिटिशों ने 150 साल राज किया और ये 150 साल राज करने के बाद में जो अंग्रेज थे उनका यहाँ के किसी हिंदू महिला के साथ में या तो पुरुष के साथ में संबंध हुआ, उनके बच्चे हो गए, तो उनके लिए उन्होंने एक नया जात का निर्माण किया, एंग्लो इंडियन। और वो यहाँ से जाने के बाद में वहां पर एक जगह का निर्माण किया उन्होंने और भारत देश में सारे लोगों को अपील किया अगर आपको आना हो तो वहां आ जाओ। तो वहां वो 150 साल यहाँ राज करने के बाद में उन्होंने इस प्रकार का व्यवस्था किया। तो हमारा देश का तो परंपरा हजारों साल का है, तो हमने क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र के लिए बात करनी चाहिए? मुझे आप सब पूछोगे कि आपको अभी पद मुक्त किया है, ये है वो है, भारतीय जनता पार्टी सब आपसे ले लेगी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रवादी, ये वो सब ले लेगी, तो आपके पास आप कौन से एक मुद्दे पे अड़े रहोगे? तो मैं कहूंगा कि मैं हिंदू राष्ट्र पे अड़ा रहूंगा। वो मेरे कुल, मैं जिस कुल में पैदा हुआ वहां से आया हुआ चीज है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता है, मुझसे कोई नहीं ले सकता है। कब तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र देख पाएंगे? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से सत्ता पर काबिज रहेगी तो बहुत जल्दी है आप हिंदू राष्ट्र देख पाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र देख पाएंगे कि इस प्रकार का सवाल आपके मन में आना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप जैसे अनेक लोगों के मन में आता है ना कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनेगा। सावरकर जी को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है। देखो, कंट्रोवर्सी तो हर व्यक्ति के बारे में आएगा। मैंने 7 चुनाव हमेशा बड़े मार्जिन से जीतता गया, तो मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि हर व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोलता है। नहीं, मेरा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा कड़क है तो कुछ लोग मेरे से नाराज भी है। तो सावरकर जी ने जिस प्रकार का काम किया, उनका जो तरीका था काम करने का, और इसलिए तो सावरकर को याद करते हैं ना। अपने उनके मेमोरी में ये मैंने मेमोरी बनाई, उनके नाम पर मैंने 7 एकड़ का उद्यान बनाया है, उसमें मैंने 16 फुट हाइट का सावरकर जी की प्रतिमा इसीलिए मैं पूछ रही कि सावरकर जी की कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको बहुत दिल को छू गई? मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं दोनों तुलना करता हूँ। मैं आज काम करता हूँ, मैं समस्या से अभावित था, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में काम करने को मजबूर हो गया। लेकिन सावरकर जी तो बैरिस्टर हुए थे ना, उन दिनों में हुए थे, सुखी थे, संपन्न थे, सब थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को आजादी की लड़ाई में झोंक लिया, पूरे घर परिवार को उन्होंने, जो हालात में हम लोग स्टोरी सुनते हैं, तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है देश के लिए? और हम उनको याद भी नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमसे बड़े पापी कोई नहीं होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
सो दैट वाज मिस्टर गोपाल शेट्टी। उन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सपने रखे हैं अभी भी, और सपने खत्म नहीं हुए। मैं चाहती हूँ परिवर्तन, जैसे उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि आगे चलते हुए क्या परिवर्तन ये ला सकते हैं। इस सारे में करप्शन को कैसा रोकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नई योजनाओं को लेके ये कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।